भारत एक ऐसा देश जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्दी ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने की कगार पर है। लेकिन क्या हमारा सिस्टम हमें उतनी ही तेजी से आगे बढ़ने दे रहा है? क्या हमारी विकास यात्रा आरक्षण की बेड़ियों से जकड़ी हुई है? चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों को देखिए, जहां आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी वे हमसे कोसों आगे हैं। तो क्या भारत में अब भी आरक्षण की जरूरत है या ये सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बन चुका है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रितेश शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जो संविधान से जुड़ा हुआ है और राजनीति से भी, जिस पर बोलने से नेता भी डरते हैं और आम आदमी भी बचता है। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे को छूते ही समाज का एक तबका, एक वर्ग आपको आपकी औकात दिखाने में लग जाता है और राजनेताओं के लिए तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का एक हिस्सा बनकर रह गया है। आप में से भी कुछ इस वीडियो से आहत हो सकते हैं, बुरा मान सकते हैं, लेकिन मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि जो व्यवस्था इस समय सही नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए और समय अनुसार बदलाव किया जाना चाहिए। और यही प्रकृति का नियम है कि समय के साथ बदलाव करके आगे बढ़ो। मगर क्या आज के समय में आरक्षण सच में जरूरी है या अब यह सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बन चुका है जिसके माध्यम से वोट हासिल किया जा सके? तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं और इसकी शुरुआत क्यों हुई इसे समझते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी, जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई। इस सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के तहत हुआ था, लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान को अंतिम रूप देने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। हालांकि ये 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान की नींव समानता और न्याय पर रखी गई थी, इसलिए उस समय ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में वर्षों से हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा। आरक्षण का मूल उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाना था, लेकिन क्या ये उद्देश्य पूरा हुआ? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि समानता का अर्थ ये नहीं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, बल्कि ये है कि कमजोर वर्गों को पहले समान स्तर पर लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण केवल अवसरों की समानता देने का एक तरीका है, ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा में आ सके। समय के साथ भारत बदला, समाज बदला, शिक्षा के अवसर बदले, मगर आरक्षण की व्यवस्था जस की तस बनी रही, जो कई सवाल पैदा करती है कि क्या आजादी के 78 साल बाद भी हम कमजोर वर्ग को समान स्तर पर नहीं ला पाए, और क्या हम उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाए या नहीं। अगर जवाब हां है, तो अब आरक्षण की आवश्यकता ही क्या है? और अगर जवाब नहीं है, तो इस व्यवस्था का फायदा ही क्या? क्या हासिल किया हमने इस आरक्षण व्यवस्था से? मगर सच्चाई यह है कि जिस शोषण की बात संविधान बनाते समय की गई थी, वो आज के समय में तो नहीं है, बल्कि शोषण को हम आज के समय अनुसार देखें तो शोषण हो रहा है उन बच्चों के साथ जो अच्छे अंक लाकर भी अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहे, अच्छे अंक लाकर भी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे, जबकि उनसे कम अंक प्राप्त करके कोई उनके स्थान को उनसे छीन रहा है।
बस बात इतनी है कि हम उसे गलत नहीं कह सकते क्योंकि उसे कानूनी रूप दिया गया। गलत हो रहा है, दिख भी रहा है, मगर उसे गलत बोल नहीं सकते। अब कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति तर्क देंगे कि जो शोषण भेदभाव इनके पुरखों के साथ हुआ, उन्होंने मैला उठाया, इसलिए आरक्षण दिया गया। तो भाई ये कैसी बात हुई कि पहले आपने हमारे साथ गलत किया, अब हम करेंगे? गलत तो विदेशी आक्रांताओं ने भी किया। भारत को लूट कर ले गए, मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को मारा गया, उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, और वो भी किसी विशेष धर्म के लोगों द्वारा। वो तो आप जानते ही हैं, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, बाबर, औरंगजेब। तो इनके द्वारा किए शोषण के विरुद्ध संविधान में क्या प्रावधान किए गए? किसी को अगर इसकी जानकारी हो तो कमेंट करके मेरा भी जीके इंप्रूव कर दे। अब मुद्दे पर वापस आते हैं दोस्तों। सवाल यही है कि अब यह आरक्षण जरूरी है या नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कोई जाति या वर्ग गरीब होता है, और आज के समय में जातिगत आधार पर आरक्षण तर्कसंगत भी प्रतीत नहीं होता। हाँ, आप गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सकते हैं, किताबें, वर्दी ये सब दे सकते हैं, या फीस में रिलैक्सेशन दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, मगर मेरिट के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए। जिसमें योग्यता है उसे आगे आने दीजिए, पीछे मत धकेलिए। वही बच्चे देश को आगे ले जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। आप हीरे के स्थान पर कोयले को रख देंगे तो वो तो सही नहीं है। या फिर आपने अगर ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी से लोगों को आगे लाना है तो मेरिट सिस्टम ही बंद कर दो। क्यों बच्चे इतनी मेहनत करें जब उन्हें उनकी मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा? अब खुद ही सोचिए कि कौन अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर पाएगा, जो मेहनत करके आगे बढ़ा है या जिसे जबरदस्ती लाया गया है। और इसीलिए टैलेंटेड युवा देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, बाहर दूसरे देशों में नौकरी कर रहे हैं, और उस टैलेंट का फायदा उठाकर अमेरिका जैसे देश आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आईआईटी, एम्स, यूपीएससी में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? कितने लोग कम अंक लाकर चयनित हुए, और कितने बच्चे उच्च अंक लाने के बावजूद भी बाहर रह गए? यही नहीं दोस्तों, आरक्षित वर्ग के लोग सभी प्रकार के आवेदन कर सकते हैं, चाहे वे सामान्य श्रेणी में हो या आरक्षित श्रेणी में। लेकिन अनारक्षित वर्ग केवल उन्हीं सीटों के लिए आवेदन कर सकता है जो आरक्षित कोटे से बाहर रह जाती हैं, यानी 100 में से 40%। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी केस में आरक्षण की सीमा 50% तय की थी, मगर अब 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी जोड़ दिया गया है, तो आरक्षण की कुल सीमा 60% तक पहुंच गई है, 59.5%। यहां तक कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने भी ये कहा था कि हमें समाज के व्यापक हित में आरक्षण प्रणाली को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी परीक्षा में 100 पद हैं तो इनमें से मान लीजिए 60 पद आरक्षित हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि के लिए, और 40 पद अनारक्षित। आरक्षित वर्ग का जो उम्मीदवार है, चाहे जो सामान्य सीट के लिए भी आवेदन कर सकता है और अपनी आरक्षित सीट के लिए भी, लेकिन जो जनरल कैटेगरी से है वो उम्मीदवार केवल सामान्य सीट के लिए आवेदन कर सकता है। अब अगर आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में ज्यादा अंक लाकर मेरिट से चयनित हो जाता है तो उसकी आरक्षित सीट खाली नहीं होती, बल्कि वह किसी अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को मिल जाती है। यानी आरक्षित वर्ग के पास 2 विकल्प हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के पास केवल एक। तो क्या यह समानता है या ये सिस्टम की खामी है? क्या ये एक ऐसा भेदभाव नहीं जो संविधान में दिए गए अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है, क्या उसका उल्लंघन नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 14 तो सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है, लेकिन क्या यह आरक्षण इस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा? अब सोचिए, जब अवसर ही समान नहीं है तो फिर योग्यता की समानता कैसे होगी? मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी, मगर मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं,
बहुत से लोगों के मनों में यह धारणा है कि आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था, मगर यह आधा सच और आधा झूठ है। असल में संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत केवल राजनीतिक आरक्षण, विधानसभा और संसद में सीटों का आरक्षण को 10 साल के लिए तय किया गया था। इसे हर 10 साल बाद बढ़ाया गया और अब इसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन शिक्षा और नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण पर ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं थी। इसे बिना किसी तय सीमा के लागू किया गया था और आज भी जारी है। अब सवाल उठता है, अगर राजनीतिक आरक्षण की समय सीमा तय की गई थी तो शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की कोई समय सीमा क्यों नहीं? क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम इस व्यवस्था की समीक्षा करें और इसे समाज के हित में संशोधित करें? क्या आरक्षण के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता? क्या सच में आरक्षण की वजह से समाज में भेदभाव खत्म हुआ है या और बढ़ गया है? दोस्तों, यह विषय न सिर्फ सामाजिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है, लेकिन यह चर्चा जरूरी है क्योंकि हमारे देश के विकास की गति इसी पर निर्भर करती है। आपका क्या विचार है? क्या भारत को अब आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है? मेरा तो मानना है कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, संसद में इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए और इस आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि इस समस्या का हल क्या है? देखिए, अगर हम सच में समाज में समानता लानी है और देश को आगे बढ़ाना है तो हमें आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी। जाति आधारित आरक्षण को समाप्त कर सबको समान अवसर प्रदान किए जाएं। योग्यता को प्राथमिकता दी जाए, जो मेरिट है उसको प्राथमिकता दी जाए ताकि जो मेहनत करे वही आगे बढ़े। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा, कोचिंग और संस्थानों में मदद मिले, मगर जाति के आधार पर नहीं। सभी को समान शिक्षा और संसाधनों की सुविधा मिले ताकि कोई भी पीछे ना रहे। अमेरिका और जापान जैसे देशों में योग्यता आधारित सिस्टम लागू है और वे आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी यही करना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि हम योग्यता को प्राथमिकता दें ताकि देश के प्रतिभाशाली युवा अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़ सके, ना कि पैसाखियों का सहारा लेकर। इस तरह की व्यवस्था से हम अपने युवा को मजबूत नहीं कर रहे बल्कि उन्हें कमजोर बना रहे हैं। भारत सरकार को इस पर जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि सरकार जनता की है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। और संविधान बनाते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी अब्राहम लिंकन के इन कथनों को संसद में दोहराया था। इसलिए सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? अगर हाँ तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप इस मुद्दे से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये चर्चा आगे बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।